हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो हमारे देश के, तो वो 79th यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने गए थे। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को करना था, लेकिन उनकी जगह पर आप देख सकते हैं 28 सितंबर की ये कटिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो यहाँ पर मीडिया सेंटर की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया है जो उन्होंने अपने भाषण में कहा है, और भाषण में बहुत ये मस्त मस्त चीज़ें बोली हैं, खासकर पाकिस्तान के लिए। तो भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बोली हैं कि वो बेचारे समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। उनके प्रधानमंत्री थे जो थे, वो आए थे भाषण देने, तो वो लगातार भारत का ही, वो अपने देश को भूल गए थे कि मुझे मैं अब जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ उस देश का मेंशन करना है। वो भारत, कश्मीर, इन्हीं मुद्दों पर अटके रह गए। और वर्तमान में उनके पीएम के भाषण से ज़्यादा हमारे विदेश मंत्री जी के भाषण के चर्चे हैं उनके देश में। समझ सकते हैं आप कि इससे कि भारत का क्या स्टेचर है और बेचारे पाकिस्तान क्या करे वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने संबोधित करते हुए सबसे पहले यही कहा, कोविड महामारी से अभी तक उबर नहीं पाई है दुनिया, क्योंकि आप देखिए अभी भी जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें उतना सुधार नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध जो अपने तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है, और गाजा में भी जो चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों पर उन्होंने पहले बात कही। उसका देखिए यहाँ पर वैश्विक दक्षिण को लेकर, यानी ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ में सामान्यतः आपके मिडिल इनकम कंट्री और जो उस लोअर इनकम की कंट्री हैं वो आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं एस जयशंकर जी की विकास योजनाएं जो हैं यहाँ पर पटरी से उतर गई हैं, और एसडीजी गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें उनसे भी पीछे हो रही हैं, क्योंकि उन्हें उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उन्होंने देखिए ये बात कहा है कि जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं उनमें नौकरियों को खतरा हो रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने बात कही, और टेक्नोलॉजी की बात की। इसके बाद देखिए उन्होंने ये कहा है कि दुनिया जो है इस समय विखंडित, ध्रुवीकृत और निराश है। तो इसका प्रमुख कारण यही है, क्योंकि आप देखेंगे कई ध्रुव बन रहे हैं और आपस में देश लड़ रहे हैं, जिसके कारण से वो एक दूसरे के क्षेत्र को विखंडित कर रहे हैं, और निराशा का भाव उन्हें दिख रहा है। तो ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक हमसे चाहते थे कि हम इन पर सुधार करें, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमसे। तो इसके बाद देखिए लगभग 8 दशक पहले, यानी लगभग 1940-50 के आसपास में संयुक्त राष्ट्र का जब गठन हुआ था, तो उन्होंने याल्टा सम्मेलन जो हुआ था वहां पर परिष्कृत होकर उन्हें अंततः सैन फ्रांसिस्को में मंजूरी दी गई थी। यानी सैन फ्रांसिस्को में जो उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, इसको देखिए यूएन की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि विश्व शांति कैसे सुनिश्चित की जाए और वैश्विक समृद्धि पर कैसे एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ा जाए। तो उन्होंने कहा, देखिए विश्वास खत्म हो गया और प्रक्रियाएं टूट गई हैं। देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से जितना डाला है उससे कहीं अधिक निकाला है। इस प्रक्रिया में इसे कमजोर किया है। तो इसका कारण यही है, क्योंकि देखिए सब देश अपने अपने आधार पर नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। जैसे आप चाइना को देख लीजिए, ये यूएसए को देख लीजिए, सबसे ज्यादा यही नियमों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और सबसे ज्यादा इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें एकलवाद से बचना चाहिए, बल्कि बहुपक्षवाद में सुधार के लिए हमेशा कार्य करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि सबका भला हो और अपना भी विकास होता रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्होंने जलवायु परिवर्तन की भी बात की। ठीक, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संसाधनों की कमी जो है वो एसडीजी लक्ष्यों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इससे अभी उतना ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा है, और ना ही ये जो इनके टारगेट्स हैं वो भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दो तीन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या चीज़ें इन्होंने कही, तो देखिए इन्होंने कमजोर लोगों पर, महिलाओं के बारे में बात की। ठीक है, और उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को लेकर प्रोत्साहन करने की बात की, रोजगार और उद्यमिता का अवसरों पर विस्तार हो, ऐसी बातें की। इन्होंने कहा कि पिछले दशक में छोटे व्यवसायों को 495 मिलियन मुद्रा ऋण दिए गए हैं, जिनमें से 67% महिला हैं। ये भारत की बात की जा रही है। ठीक है, मुद्रा लोन आप जानते होंगे, मुद्रा योजना जो चली थी उसके अंतर्गत। ठीक है, और उन्होंने बताया कि 6.5 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स ने 8.85 मिलियन स्वनिधि ऋण प्राप्त किया है। यह सिर्फ पिछले 4 सालों का आंकड़ा है। लाभार्थियों में 45% लगभग इसमें भी महिलाएं, तो ये काफी अच्छी चीज है जो उन्होंने साझा की वहां पर। इसके अलावा डीपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी अच्छे से भारत चल रहा है, और काफी अच्छा काम भी कर रहा है। इसके बाद देखिए भारत के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया है कि जो वैश्विक साउथ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस पर जो ग्लोबल साउथ है उस पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे यदि बात करें तो इन्होंने आगे किस पर बात की, तो आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं
इन्होंने विकसित भारत या विकसित भारत के लिए हमारी खोज को निश्चित रूप से बारीकी से देखा जाएगा, यानी विकसित भारत जो भारत ने एक संकल्पना तैयार की और उसे पहुंचाने की बात की जा रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आगे आप देखेंगे इससे काफी ज्यादा भारत में सुधार होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5G तो तैयार ही हो चुका है, भारत में हर जगह जा भी रहा है। उसके अलावा 6G की भी जो 6G की जो टेस्टिंग वगैरह है वो भी लगातार चल रही है। ये सब चीज़ें से विकसित भारत काफ़ी अच्छा एक जो अभियान बनने वाला है, आने वाले समय में और ज़्यादा सुधार होगा इससे, ठीक है। इसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यवस्था के सहमत सिद्धांतों और साझा उद्देश्यों का प्रमाण है ये, यानी एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हमें वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करनी है तो यह आवश्यक है कि जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं वे सही उदाहरण पेश करें, ना ही हमें अपने मूल सिद्धांतों के गंभीर उल्लंघन को बर्दाश्त कर सकते हैं। आतंकवाद दुनिया की हर एक चीज के विपरीत है। इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादियों को मंजूरी देने में राजनीतिक कारणों से बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। ये मुख्यतः आप देखेंगे तो चाइना के लिए कहा गया है, क्योंकि चाइना लगातार आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल करता है। यदि कोई भी पाकिस्तानी होता है आतंकवादी, तो उन पर वो वीटो का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को रद्द कर देता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, ये गाजा संघर्ष हो, यहाँ पर देखिए भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तत्काल वहाँ पर समाधान ढूंढना चाहिए, भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर, और किसी भी देश को अलग थलग नहीं करना चाहिए, वो भी एक ऐसा देश जो परमाणु संपन्न। देखिए ये सब डायरेक्ट नहीं कहा जाता, लेकिन अब इनका मतलब यही होता है, ठीक है। आप अगर जियो पॉलिटिक्स लंबे समय से फॉलो करेंगे तो ज्यादा कुछ ना बोल के कम बातों में ही ज्यादा बातें करती जाती हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, इन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है। कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं। इनका एक प्रमुख उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उसके कुकर्मों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर जो उनके पड़ोसी देश हैं। जब यह राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है तो उसकी जीडीपी को केवल कट्टरता और आतंकवाद के रूप में इसके निर्यात के संदर्भ में मापा जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही हार्श लाइन यूज की है, मतलब बहुत ही कड़ा जवाब दिया है भारत के विदेश मंत्री ने, कि जो लोग देखिए जीडीपी इसी माप पर मापते हो कि वहां पर कितनी ज्यादा कट्टरता बढ़ती जा रही है और वहां पर कितने हर साल आतंकवादी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस आधार पर यदि जीडीपी को वो मापेंगे तो उस देश का आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कि दूसरों पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई वे उसके अपने समाज में देखी जा रही हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो हमले होते हैं आतंकवादी, वो भी है। तो उन कहा गया है भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कि पाकिस्तान को दोष दूसरों पर नहीं देना चाहिए, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों का फल ही है जो वर्तमान में उन्हें मिल रहा है। वही बात है कि जब आप पौधा है या आपने जब कांटे का लगाया है तो आपको कांटे के फूल ही देखने को मिलेंगे, अच्छी चीज इसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। दूसरों की भूमि पर लालच करने वाले एक निष्क्रिय राष्ट्र को उजागर किया जाना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। देखिए, ये बात जो कही जा रही है पीओके को लेकर कहा जा रही है, तो पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और इस दंड से मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उसे बख्श देंगे। इसके विपरीत कार्यों के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे बीच एक मुद्दा हल किया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ पीओके का एरिया है, जो भारतीय क्षेत्र को उन्होंने कब्जाया हुआ, तो उन्हें खाली करना इनका प्रमुख काम है वर्तमान में। और निश्चित रूप से आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से जुड़े लगाव को भी त्यागना पड़ेगा। वैश्विक व्यवस्था जो है स्वाभाविक रूप से बहुलवादी और विविधतापूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की बात की गई कि यूएन जो है शुरुआती 51 सदस्य जब थे तब इनकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में 193 देश हैं, लेकिन इस बीच जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा बदल गई है और दुनिया की सूरत भी काफी ज्यादा बदल गई। उस समय जो ताकतवर राष्ट्र थे या जिनकी जनसंख्या अधिक थी या जिनका इन्फ्लुएंस अधिक था, वर्तमान में उतने देश बचे नहीं हैं। उनकी जगह पर दूसरे देश जो हैं वो वर्तमान में जगह बना ली हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों को संबोधित करने और वास्तव में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र आम जमीन खोजने के लिए केंद्रीय मंच बने, यानी आम लोगों की बात सुनी जाए संयुक्त राष्ट्र पर, तभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आउटपुट जो है वहाँ से निकल के आ सकेगा। जब हमारे समय के प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने की बात आती है तो दुनिया के बड़े हिस्सों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। एक प्रभावी और कुशल संयुक्त राष्ट्र एक अधिक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र और समकालीन युग में उद्देश्य के लिए उपयुक्त संयुक्त राष्ट्र आवश्यक है। इसलिए हम यूएनजीए सत्र से एक स्पष्ट संदेश भेजें कि हम पीछे न छूटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक साथ आकर अनुभव साझा करके
संसाधनों को एकत्रित करके और अपने संकल्प को मजबूत करके हम दुनिया को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। उनका मुख्यतः यही कहना था कि यूएन में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। वर्तमान में भारत का यूएन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साथ में ये नहीं कहा कि जैसे आपको पता होगा जर्मनी की बात हो रही है कि उसे भी शामिल किया जाना चाहिए, तो भारत ने ये नहीं कहा। भारत ने अपना पक्ष रखा है कि हमें तो जरूर ही इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम देखिए आप भारत दुनिया के सबसे बड़े देश हो चुके हैं जनसंख्या के आधार पर ट्रिपल पी आधार पर देखें, परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार पर देखें तो तीसरे नंबर के देश हैं, जीडीपी के अनुसार पर देखें तो चौथे पांचवें नंबर पर आ रहे हैं। तो हमें तो अब जगह मिलनी ही जरूरी है। तो ये सब चीजें थी इंपॉर्टेंट आउटपुट जो एस जयशंकर जी ने वहाँ कहा है यूएनजीए की असेंबली में। बाकी आपका क्या विचार है कि और कौन से मुद्दे हैं जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए थी? मेरे अनुसार मुझे तो लगता है बांग्लादेश के जो हिंदुओं के बारे में भी, वहाँ जो घटनाएं हो रही उनके बारे में जरूर उन्हें बोलना चाहिए था। बाकी आपको क्या लगता है और कौन से पॉइंट है जो उन्हें बोलने चाहिए थे, और आपका क्या मानना है कि ये भाषण उन्होंने अच्छा दिया या खराब? जो भी आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।